नमस्कार, मैं विनीता रानी चौधरी श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी में नागरिक शास्त्र की प्रवक्ता हूँ। नागरिक शास्त्र का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी किया जाता है, इसलिए मैं कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाती हूँ। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप अर्थात भारत का भौगोलिक रचना कि भारत का जो भौगोलिक रचना है किस प्रकार हुआ है। आप ये देखिए, भारत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल तथा द्वीप समूह। यानी भारत जो है वह सभी जगह एक समान रूप से नहीं है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं समतल मैदान हैं, तो कहीं पठार हैं, तो कहीं घाटियां हैं, तो कहीं द्वीप समूह हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेट माना जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी सतह, जिसे हम भूप्रपटि कहते हैं, का निर्माण 7 बड़े प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। इन प्लेटों में हलचल होता है और इन प्लेटों के हलचल के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण हुआ है। अब इस प्लेट की सारी जानकारी लेने के लिए हमें पहले पृथ्वी की संरचना को देखना होगा कि हमारा पृथ्वी कैसा है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना कई परतों में बटा हुआ है। सबसे अंदर का भाग जो है उसे हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। उसके ऊपर नीफे, उसके ऊपर के परत को हम सीमा कहते हैं और सबसे ऊपरी परत को हम सियाल कहते हैं। सियाल के ऊपर एक पतली सी पट्टी है जिसे भूप्रपटि या क्रस्ट कहते हैं। इसकी रचना चट्टानों के द्वारा हुई है। इसी भूप्रपटि पर हमारे स्थलमंडल का विस्तार है। आप ये समझ लीजिए कि भूप्रपटि किस प्रकार का दिखता है। जैसे एक सेब हम लेते हैं, उस सेब का जो छिलका है उसे आप पृथ्वी की भूप्रपटि मान सकते हैं। इन परतों का नाम जो रखा गया है सियाल, सियाल का मतलब है इस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम जैसे धातु से हुआ है। सीमा, इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम जैसे धातु से हुआ है। नीफे, नीफे का मतलब है कि इसका निर्माण निकेल और लोहा से हुआ है। लोहा ये आंतरिक जो इसका क्रोड है वहाँ पर एकदम पिघले हुए अवस्था में होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण लोहा जैसा जो कठोर धातु है वह भी लिक्विड के अवस्था में रहता है और इसी परत के ऊपर हमारे प्लेटों की संरचना है और जिसमें हमेशा गति होती रहती है। अब प्लेट को हम देखते हैं। ये आपको प्लेट की रचना है। ये प्लेट हुआ हमारा। 2 प्लेट आपस में इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर जुड़े रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं और इस गति के कारण ये ऊपर नीचे अगल बगल सरकते रहते हैं और इस गति के कारण ही पृथ्वी पर अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है इन्हीं प्लेटों के गति के कारण हम देखते हैं। अब हम इन प्लेटों की गति को देखते हैं कि ये गति कैसे करती है। इसके लिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है प्लेट
विवर्तनिक सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत है। ये जो ऊपरी परत है हमारा, यह कितना मोटा है? 80 से 100 किलोमीटर, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। ये परत कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट नीचे स्थित स्टेनोस्फीयर की अर्ध पिघलित परत पर तैर रही हैं। यानी इस प्लेट के नीचे जो धातु है वह अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड अवस्था में है, जिस पर यह प्लेटें तैरती रहती हैं, सरकती रहती हैं और सामान्यतया लगभग 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से गतिशील रहती हैं। यानी इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। इस समय भी गति हो रहा है, लेकिन आप महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की गति बहुत ही धीमी होती है। इन प्लेटों की गतिशीलता के कारण वर्तमान धरातलीय स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये स्टेनोस्फीयर क्या है। स्टेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे स्थित परत को स्टेनोस्फीयर कहते हैं, जो धातुओं के अर्ध तरल रूप में होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट हैं। आपकी ये प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 बड़े प्लेट हुए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे और मझोले प्लेट भी होते हैं, जैसे इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट इत्यादि। इसी प्रकार के अनेकों छोटे प्लेट हैं। अब इन प्लेटों को हम मैप पर देखते हैं। ये आपका विश्व का मानचित्र है। ये आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये भूमध्य सागरीय प्लेट है और ये आपका ऊपर का यूरोप और एशिया का जो एरिया है वह यूरेशिया प्लेट है। ये अफ्रीकी प्लेट है, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है और सबसे नीचे ये अंटार्कटिक प्लेट है। इस प्रकार ये 7 प्लेटें हुई। इसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे आप इंडियन प्लेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरेबियन प्लेट यहाँ पर है, फिलिपाइन प्लेट यहाँ पर है और कैरेबियन प्लेट यहाँ पर है। इस प्रकार प्लेटों के द्वारा पूरे पृथ्वी की रचना हुई है, जो हमेशा गतिशील रहता है। और इसके गति करने की क्रिया क्या है? यह 3 प्रकार की गति करती है। अभिसारी, जिसे बलन भी कहते हैं, अपसारी, जिसे भ्रसन भी कहते हैं, और तीसरा है रूपांतर। अब तीनों गति को हम देखते हैं। तीनों से कौन कौन से संरचनाएं बनती हैं। अभिसारी, इस क्रिया में प्लेट आमने सामने दबाव देती है तथा करीब आती है। इससे बलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ये प्लेट देखिए, इसमें क्या है, एक प्लेट इधर से धक्का मार रही है, दूसरा इधर से। इन दोनों धक्का मारने के क्रम में दोनों करीब आ रहे हैं, जिसमें जो भारी प्लेट है ऊंचा उठ जाता है और जो हल्का प्लेट होता है वह दब जाता है। इस प्रकार ऊंचा उठने और दबने के कारण इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम
बलित पर्वत कहते हैं या मूणदार पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण इसी बलन क्रिया के द्वारा ही हुआ है। दूसरी गति है हमारी अपसारी। इस क्रिया में प्लेटें एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचती हैं, इससे पठारों का निर्माण होता है। अब ये प्लेट आप देख रहे हैं, दो प्लेटें हैं, ये प्लेट इधर की ओर खींच रही है और ये इधर की ओर खींच रही है, यानी दोनों एकदम अपोजिट खींच रहे हैं, जिससे बीच में गैपिंग हो जाता है, जिसे भ्रंश कहते हैं। ये जो गैपिंग आया उसे भ्रंश कहेंगे। और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है और ज्वालामुखी निकलकर प्लेटों के ऊपर जमने लगती है, जिससे पठारों का निर्माण होता है। तीसरा है रूपांतर। इस क्रिया में प्लेट आपस में घर्षण करते हुए लंबवत गति करती है, यानी ऊपर नीचे गति करती है, इससे भूकंप आता है। ये एक प्लेट है, ये ऊपर से नीचे की ओर धक्का दे रहा है, ये दूसरा प्लेट नीचे से ऊपर की ओर, और इस प्रकार लंबवत गति करते हुए ये आपस में एक दूसरे को रगड़ती हैं, घर्षण करती हैं, जिससे पृथ्वी पर भूकंप जैसी क्रिया होती है। अब प्लेटों की गति के बाद हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है वह कैसे आया। यह हमारा है पृथ्वी। आरंभ में यानी लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है कि पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहते थे। इस पेंजिया महाद्वीप के दो भाग थे, ऊपर का अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड कहलाता था। इस प्लेटों के गति के कारण ही पेंजिया महाद्वीप जो है वह धीरे धीरे विखंडित होने लगा और पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों का उत्पत्ति हुआ, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। ये 7 महाद्वीप, और इन 7 महाद्वीपों के उत्पत्ति के क्रम में हमारा भारत जो था दक्षिण दिशा में था। यानी ये अगर हम पृथ्वी को विषुवत रेखा से 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत का स्थिति दक्षिण में था। प्लेटों के खिसकने के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया से खिसककर उत्तर में आ गया। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्लोब में नीचे है, दक्षिण में, और यहाँ से भारत खिसकता हुआ उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध में पहुँच गया। और इस प्रकार हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति दक्षिण से उत्तर की ओर हो गई। अब हम देखते हैं पेंजिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी पर पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया। इसके 2 भाग थे, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड के भाग को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। प्लेटों की गति के कारण भारत गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक गया। अब हम भारत की स्थिति उत्तर में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का भौगोलिक वितरण। भारत को हम 6 भौगोलिक भागों में बांटते हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और 5वां तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। इस प्रकार 6 भौगोलिक भागों में भारत का
वितरण हुआ है। अब एक एक करके हम देखते हैं। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की ऊपरी सीमा पर एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और प्लेटों के बारे में इसी कारण हमने पहले बताया, ताकि आप समझ सकें कि ये बलित क्या होता है। यानी कि आपस में प्लेटों के पास आने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये हिमालय हमारा जो है ये पश्चिम में यहाँ से लेकर ये पूरा पूर्व तक, यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हमारे हिमालय का विस्तार है, जो अर्धचंद्राकार रूप में है, एक अर्धवृत्त के रूप में जा रहा है। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की आगे की जानकारी से पहले हम देखें कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। हिमालय की उत्पत्ति वर्षों पहले जब धरती अपनी पेंजिया वाली स्थिति में थी, यानी पेंजिया महाद्वीप वाली स्थिति में थी और उसका विखंडन शुरू हो गया था, उस वक्त यहाँ टेथिस नामक सागर लहराया करती थी। सागर का नाम क्या था? टेथिस। टेथिस के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों भूभाग में अनेक नदियां बहा करती थीं। इन नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, यानी नदियों द्वारा जो मलबा लाया गया उसे हम अवसाद कहते हैं। और ये नदियाँ जो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों द्वारा लाई जा रही थी, वह कहाँ जमा की जा रही थी? टेथिस सागर में। इसका प्रभाव वहाँ के प्लेटों पर भी पड़ा और वे एक दूसरे के करीब आते गए और टकराहट से एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत बन गया और दूसरे तरफ का मोड़, ये देखिए एक पर्वत है क्यून लून पर्वत बना और बीच का जो भाग था वह तिब्बत का पठार बना। इस प्रकार हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई। आप ये देख सकते हैं कि जिस स्थान पर हिमालय है, ये सारे स्थान पर टेथिस नामक सागर हुआ करता था। अब हम देखते हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय को हम उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांटते हैं। महान हिमालय या इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय और तीसरा बाह्य हिमालय या शिवालिक। इसे आप मैप पर इस प्रकार देख सकते हैं कि यह हमारे हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर किस प्रकार हुआ है। ये आप देख रहे हैं, हम इधर की ओर देख रहे हैं, ऐसे देखना उत्तर से दक्षिण की ओर। ये जो आप हरे रंग की जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है? महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। जितने भी ऊंचे पर्वत हैं 6000 से ऊपर वाले, वो सभी इसी हिमाद्री वाले यानी कि महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके नीचे आता है हमारा निम्न हिमालय। निम्न हिमालय, उसके नीचे आता है हमारा शिवालिक श्रेणी। इन तीनों के अलावा भी एक चौथा डिवीजन भी है, जिसे परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं,
जिसमें कैलाश श्रेणी या काराकोरम जैसे या जास्कर श्रेणी जैसे ऊंचे पर्वत श्रेणियां आते हैं। अब हम एक एक करके हिमालय के सभी स्थिति का अध्ययन करते हैं। महान हिमालय। महान हिमालय इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर हैं, यानी इसमें जितने भी अधिकांश जो शिखर हैं उनकी ऊंचाई 6000 इससे अधिक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ऊंचाई के कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है। दूसरा है हमारा निम्न हिमालय। इसमें 3700 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत यानी कि महाभारत की श्रृंखलाएं इस निम्न हिमालय श्रेणी की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। इसमें कश्मीर घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी भी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे हमारा आता है शिवालिक। यह सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को हम दून कहते हैं। बहुत सारे दून का नाम आप सुने होंगे, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। आप इसे मैप में देख सकते हैं कि ये शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है और इस शिवालिक श्रेणी के नीचे के स्थिति में यहाँ पर आपकी ये देहरादून, पाटली दून या कोटली दून आते हैं। अब हिमालय का जो एक चौथा डिवीजन है जिसे कि हम परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा 3 मुख्य श्रेणियां महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक के अलावा इसकी चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी है परा हिमालय या जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर का ये हिस्सा। काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां इसी में शामिल हैं, यानी परा हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम और कैलाश श्रेणियां आती हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। अफगानिस्तान, भारत, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। यानी कि हम इसमें मैप में देखते हैं, ये हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा स्वयं भारत, भूटान, ये आपका नेपाल, ये ऊपर का भाग हमारा चीन का है और ये हमारा भाग म्यांमार का है। ये पूरी तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय श्रेणी फैली हुई है। हिमालय के बाद हम आते हैं अब हिमालय का एक और विभाजन किया गया है दूसरी तरह से, और यह है हिमालय का पश्चिम से पूरब विभाजन। यह विभाजन नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पंजाब हिमालय, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। दूसरा है कुमाऊं हिमालय,
सतलज नदी से काली नदी के बीच, तीसरा है नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, और चौथा है हमारा असम हिमालय, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच। यानी यह जो पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन है, यह नदी घाटियों के विस्तार के हिसाब से किया गया है। आप मैप में इसे देख सकते हैं। इधर की ओर हमारा सिंधु से सतलज, फिर सतलज से यहाँ पर हमारा काली नदी के बीच जो ये स्थिति है वह कुमाऊं हिमालय, फिर यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है नेपाल हिमालय, और फिर इधर का जो हिस्सा है वह असम हिमालय है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी कि गॉर्ज उसे कहते हैं जब दो पहाड़ जो हैं, दो पहाड़, उसके बीच में जो एक सकरा रास्ता होता है जिससे नदियाँ निकलती हैं, उसे हम गॉर्ज कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमाओं के साथ फैल जाता है। इन्हें हम पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल हैं से बनी हुई हैं। ये कहाँ पर बता रहा है? यहाँ पर असम के बाद ब्रह्मपुत्र से यह इधर की ओर मुड़ जाता है और पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण करता है, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और अवसादों से बना है। अब हम भारत के अगले विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। यह है उत्तरी मैदान। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, जो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि मिलता है, लोग कृषि कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उससे संबंधित सारे कार्य हम मैदानी भागों में कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या का अधिकांश भाग उत्तरी मैदान में निवास करता है। आप उत्तरी मैदान को इसमें देखें मैप में। यहाँ से लेकर ये पूरा जो शिवालिक के नीचे से पंजाब से लेकर यह पूरा हमारा जो गंगा सिंधु नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र, ये हमारा उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान की लंबाई को हम देखें, लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का हम विभाजन करके पढ़ाई करते हैं। देखें, उत्तरी मैदान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पंजाब का मैदान, जो कि सिंधु एवं अन्य नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। यहाँ पर ये पंजाब का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। सिंधु नदी इधर से आती है और सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज, रावी, इन झेलम, अन्य और नदियाँ हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस भाग का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। और यह हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है और उससे आगे बिहार की तरफ भी यह बिहार और पश्चिम बंगाल की एरिया में भी जाता है। ये मुख्य रूप से हमने बताया कि हरियाणा, दिल्ली से शुरू होते हुए ये इधर की ओर बढ़ता है।
हमारा गंगा का मैदान। फिर हमारा लास्ट आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है और यह इसका फैलाव कहाँ पर है? असम की तरफ। यह हमारा असम का क्षेत्र है यहाँ पर। इस प्रकार हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। अब हम एक और डिवीजन देखते हैं। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। भामर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 भागों में हम इसकी आकृति के भिन्नता के आधार पर इसे बांटते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है। भावर का मतलब है शिवालिक की तलहटी से सटा उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र, यानी जहाँ पर शिवालिक खत्म होता है उसके नीचे तलहटी में जो मैदानी क्षेत्र शुरू हो रहा है, उसका जो एक पतला क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ों द्वारा और पत्थरों द्वारा बना है, उन्हें हम भामर कहते हैं। ये शिवालिक के नीचे जहाँ पर मैदान शुरू हो रहा है, मैदान शुरू हो रहा है उससे पहले मैदानी भाग, यहाँ इस शिवालिक के नीचे का भाग। अब हम अगला देखते हैं तराई। यह क्षेत्र भामर के बाद आता है। इसका निर्माण नदियों के पुनः प्रकट होने से होता है, यानी शिवालिक के नीचे आकर नदियाँ समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद आगे चलकर ये पुनः प्रकट हो जाती हैं, जिससे ये नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं। यानी आपका भामर से नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे दक्षिण की ओर, शिवालिक के नीचे भामर, भावर के नीचे आपका तराई। अब हम तराई के नीचे आते हैं। तराई के नीचे आपका है बांगर। इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ, यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है जो पुरानी है। ये नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है। यह कम उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पर मृदा यानी मिट्टी का नवीनीकरण नहीं होता है। वह एक बार बाढ़ के मैदान पर इन मिट्टियों का निक्षेप हो गया तो उसके बाद उस क्षेत्र में बार बार बाढ़ नहीं आता है। मिट्टियों का नवीनीकरण तब होता है जब हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ के द्वारा लाए गए मिट्टियों से उन मैदानों का नवीनीकरण हो जाता है। लेकिन बांगर क्षेत्र में हमेशा बाढ़ नहीं आते, इसलिए इस क्षेत्र की मृदा को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं जो कम उपजाऊ होती है। फिर है खादर। इसका निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा से हुआ है। लगभग प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण होता है क्योंकि बाढ़ के द्वारा लाए गए निक्षेपों का यहाँ पर निक्षेपण होता है, जिससे इसकी मृदा का नवीनीकरण हो जाता है और यह क्षेत्र, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है कृषि कार्य के लिए। और यह हमारा शिवालिक के बाद लगातार, यानी जहाँ पे हमारा शिवालिक खत्म होता है तो भामर, तराई, तराई के बाद आपका बांगर, फिर खादर, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से आते हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है ये जो भारत का नीचे का जो ये वी आकार का क्षेत्र है, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये यहाँ से लेकर ये आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। कुछ पठारी एरिया इधर इस प्रायद्वीपीय पठार के कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी आते हैं और इधर छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी आते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लें, फिर नक्शा पे समझते हैं। यह पुरानी चट्टानों से बना है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक है
मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि किसे कहेंगे? यह नर्मदा नदी के उत्तर से राजस्थान के पश्चिम तक विस्तृत है। यानी आपका मध्य उच्च भूमि जो है आपको मैप में कहाँ दिखेगा? ये नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, यहाँ नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा से उत्तर इधर का, और राजस्थान के इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी क्षेत्र में तक मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध और बेतवा है। यानी कि मध्य उच्च भूमि में जो नदियां बहती हैं, अनेकों नदियां हैं जिसमें मुख्य नदियां हैं चंबल, सिंध और बेतवा। इस पठार को पूरब में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार भी इसके पूर्व में है। यानी इस साइड में देखिए, इसका जो मध्य उच्च भूमि का जो एरिया है, यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से आते हुए यहाँ पर बिहार और झारखंड के पास यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार तक जाता है। अब हम आते हैं दक्कन के पठार। दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार है। यह त्रिभुज का आकार आप देख रही हैं इसी तरह। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। यानी इस क्षेत्र में यह काफ़ी ऊंचा है, पहाड़ियाँ हैं, और इधर क्षेत्र में कम ढाल है। आप मैप में देखिए, ये पश्चिम में ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं, और इधर साइड में ढाल कम है। और इस प्रकार से दक्कन के पठार की आकृति है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वह काली होती है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होता है। इस पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है। आप देखिए, ये हमारा पूर्वी सिरा, ये क्या है? पूर्वी घाट, और ये हमारा पश्चिमी सिरा, पश्चिमी घाट। आगे हम देखें, पूर्वी घाट समतल नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो बंगाल में की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, उनके कारण ये जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है वह कटा फटा है, उबड़ खाबड़ है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, इसे काट छाट कर उबड़ खाबड़ बनाती हैं। ये पूर्वी घाट के क्षेत्र को, ये जो नदियाँ जितनी भी आती हैं, अधिकांश नदियाँ इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिससे इसका कटाव हो जाता है और ये उबड़ खाबड़ हो जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर पहाड़ियों का श्रृंखला है, और जब इधर बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं नमी लेकर बहती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो ये इस पश्चिमी घाट पर्वतों से टकराकर यहीं पर बारिश कर देती है। इसलिए यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है, और जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के बाद हमारा आता है
मरुस्थल यानी भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। आप अरावली पहाड़ी को देख रहे हैं, ये हमारा अरावली पहाड़ी है और इसके पश्चिम क्षेत्र में क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में ही मरुस्थल का विस्तार है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह बालू टिब्बों से ढका है। हवाओं से, यहाँ जब तेज हवाएं चलती हैं तो बालू उड़कर इस आकृति में वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का विस्तार नहीं है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। यहाँ पर कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, कैक्टस जैसे। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी मरुस्थल में जो नदी बहती है वह है लूनी नदी। अब हम आते हैं तटीय मैदान की तरफ। तटीय मैदान को पहले हम मैप पर देख लें, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है, ये अंदर का, उसके बगल ये जो पतला पश्चिम में और इधर पूरब में ये जो पतला सकरा पट्टी है, यही हमारा तटीय मैदान है, दोनों तरफ, पश्चिम में भी और पूरब में भी। दक्षिण भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों किनारों पर इसका विस्तार है, यानी दक्षिण भारत में पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर पर तटीय मैदान का विस्तार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर एक पट्टी के समान है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में इसे हम सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखें, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो ये जो तटीय मैदान है, इसका ऊपरी भाग उत्तर में क्या कहलाता है, सरकार तट। इसको हम सरकार तट कहते हैं या उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये दिख रहा है उत्तरी सरकार, और यहाँ पर इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी प्रकार पश्चिम में, जो बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में हमारा अरब सागर है, तो ये जो तटीय मैदान है, इसको महाराष्ट्र और गोवा के पास जो तटीय मैदान है उसे हम कोंकण तट कहते हैं, और बीच में मध्य भाग में जो कर्नाटक के पास है उससे कन्नड़ तट कहते हैं, और जो केरल के पास है उसे हम मालाबार कहते हैं। अब देखते हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर में इसे सरकार तट और दक्षिण में कोरोमंडल तट कहते हैं। अरब सागर में इसे उत्तर में कोंकण, मध्य में इसे कन्नड़ का मैदान कहते हैं और दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। अब हम देखते हैं द्वीप समूह। जो भारत के भौगोलिक रचना है उसका जो लास्ट विभाजन है वह द्वीप समूह में है। आप मैप में देखिए, हमारे मैप में भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। यहाँ पर ये समुद्र में आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे पॉइंट, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। ऊपरी भाग को हम अंडमान कहते हैं और निचली भाग को हम निकोबार कहते हैं। यह द्वीप का मतलब होता है जो क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा हो और पानी से जो ऊपर उठा हुआ भूमि का हिस्सा है
उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में माना जाता है कि यह पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा है जो कि समुद्र के अंदर जलमग्न है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है। अब हम पश्चिम की तरफ देखें, यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट दिख रही है। यह अरब सागर में क्या है? 36 द्वीपों का समूह है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और इसका नाम पहले अलग अलग हुआ करता था। आप यहाँ पर देखिए, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह है। यह भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। हमारे देश में 8 संघ राज्य क्षेत्र है जिसे संघ शासित प्रदेश कहते हैं। इनमें सबसे छोटा है लक्षद्वीप। पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। बच्चों, आज आपका भौगोलिक विभाजन पूरा हुआ। ये आपका सेकंड लेसन जो है भारत का भौतिक स्वरूप पूरा होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ने में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। थैंक यू।